नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी के बीच में उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं, आज मॉडल सेट हम लोग फिर से लेकर आए हुए हैं। मॉडल सेट नंबर 2 जो पुराने एग्जामिनेशन में जो 11th क्लास का जो पूछा गया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस क्या पूरा का पूरा सेट लेके आया हूं, है ना। तो आज इस सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग का समय ज्यादा मैं नहीं लूंगा और आगे बढ़ूंगा, है ना। तो आज का सबसे जो पहला सवाल है उसको मैं लूंगा और आप सवाल को देखिएगा और सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। मेरे साथ में आप सॉल्व करने के मेरे बताने से पहले आप बता देना और कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, है ना। ये तो ऑफलाइन वीडियो जाएगा लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज का जो मेरा पहला सवाल है वो देखिएगा। पहला सवाल हमारा है, पहला सवाल है फिजिकल क्वांटिटीज आर। फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में दिया हुआ है डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन, है ना। फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ये क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है। उसके बाद फिर है आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो आपको पता है कि यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, है ना। बाकी बात ये जो ऑप्शन है आपका पाउंड, डॉलर, ये सब क्या है, यूनिट है ना। किलो, पाउंड, गैलन, ये सब क्या है, यूनिट्स है। तो ये सब यूनिट्स है। आपको सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछा था, आपको जैसे पता है कि 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी में से कौन कौन सा होता है आपको पता है। लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है ना, अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है। और बिसाइड्स दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर मोर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर कॉल्ड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, है ना। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी क्या है, फंडामेंटल क्या बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा क्वांटिटी है। और उन लोग का प्लेन एंगल का एस यूनिट क्या होता है आप लोग को पता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन, है ना। अब लेंथ का एस यूनिट क्या होता है आपको पता है, मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का क्या होता है, मोल, एंड इल्यूमिनेस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला, है ना। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है रिगार्डिंग द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और इसको पढ़िए और अपने आप इसको कमेंट में लिखिए, है ना। क्या आप देते हैं जवाब, मैं देखूंगा जरा। मेरे जवाब देने से पहले आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर आप लोग जवाब देखिए, इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा, है ना। तो आज का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। इसमें से कौन सा पेयर का सेम डायमेंशन होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डायमेंशन से क्वेश्चन हमेशा रहता है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी से क्वेश्चन हमेशा, चाहे उसका कैरेक्टर पूछ देगा, चाहे फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम पूछ देगा, या तो फिर डायमेंशन से सवाल रहता है। तो आप डायमेंशन से जब सवाल रहता है तो डायमेंशन को अच्छे से कर लीजिएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे जो बोला कि कौन सा 2 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है ना। तो आप यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। नहीं, ये दोनों क्या है, अलग अलग यूनिट रखता है, तो अलग अलग डायमेंशन भी रखता है ना। इंपल्स एंड मोमेंटम, तो इंपल्स और मोमेंटम क्या है, सेम डायमेंशन रखता है। मैं क्यों बता देता हूं, एक्सप्लेनेशन में आप देखिएगा यहां पर एक्सप्लेनेशन, ओके। एक्सप्लेनेशन में आप जब देखोगे, क्या देखोगे कि जैसे कि इंपल्स क्या होता है, इंपल्स जो होता है वो होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, ओके। और मोमेंटम क्या होता है आपको पता है, लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, यही ना होता है मेरे दोस्त। तो इसका देखिएगा तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी के पावर -2, ओके। टाइम का क्या हो जाएगा, टी।
तो आप इसको करोगे एक साथ रखोगे क्या हो जाएगा, एम एल और टी के पावर माइनस क्यूब, यही हो जाएगा, नहीं टी के पावर माइनस 1, टी के पावर माइनस 1, चूंकि यहां -2 है, यहां +1 है ना। उसी प्रकार से मास का क्या होगा, m, और वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी के पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -1। तो देखो आप दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए जो इंपल्स जो होता है ना, इंपल्स क्या होता है, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। यदि और आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आओगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो dp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F dt, dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F dt हो जाएगा। मतलब आप देख लो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और इस फोर्स इनटू टाइम को कहा जाता है इंपल्स, है ना। तो आप इससे क्या पता चला आप लोगों को कि इंपल्स का डायमेंशन और चेंज इन मोमेंटम या फिर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होगा, बिकॉज बोथ विल हैव द सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना। तो ये आप लोग जरूर ध्यान, ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप चाहे जिस तरह से भी आओगे आपका आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलेंगे, तो उससे पहले इसको हम लोग रब कर लेते हैं, ओके। तो आप लोग का जो 11th क्लास का जो कोर्स है ना, वो थोड़ा सा फास्ट है, आप लोग को भी पता है ना। क्योंकि बहुत सारी जगह पे तो बहुत सारे टीचर कंप्लीट भी नहीं कर पाए हैं कोर्स को। तो यही उम्मीद, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना भी मॉडल सेट क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है वो मॉडल सेट को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तो आपका एग्जामिनेशन क्या होगा, अच्छा जाएगा। और आप 40 में से 40 क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि इस बार से 40 क्वेश्चन कर दिया गया है। इससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन लिए गए थे फिजिक्स का, उसमें 35 क्वेश्चन था, है ना। तो वही पुराना जो सेट है हमारा, वही सेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जो नया सेट आएगा वो भी जब जैक बोर्ड जारी करेगा तो उसका भी सोल्यूशन हमारे चैनल के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। अभी जस्ट मैंने बताया था कि 7 को फंडामेंटल यूनिट्स होता है, तो 7 फंडामेंटल का यूनिट का नाम बताए थे, लेंथ, टाइम, मास, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। और बाकी बात 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का नाम बताए थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो आप देख लो यहां पर कौन सा आपका लग रहा है, मीटर, किलोग्राम, ये आपका अच्छा फंडामेंटल यूनिट्स पूछ रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, है ना। तो यहां पर देख लीजिए, तो आपको पता है लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का केतला। तो 7 को एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और 7 फंडामेंटल का यूनिट्स क्या है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दिया हुआ है पहला ही ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बचाना होगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम होगा और उस लिमिटेड टाइम के अंदर में हमको जवाब भी देना है। तो यदि हमको पहला ऑप्शन ही सही मिल जा रहा है तो बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। यदि आपको चर्चा करना ही है तो आप देख लो यहाँ पर लुक्स क्या है, लुक्स किसी भी प्रकार का कोई यूनिट नहीं है। यहां पर आप फिर देख लो न्यूटन, न्यूटन तो यूनिट है लेकिन फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये एसआई यूनिट है, ये ड्राइव्ड यूनिट है ना। ओके, उसके बाद इसमें आप देख लो कुलाम, कुलाम भी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, कैसा यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है
है ना, दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट को मिलाकर कूलाम बनता है, आपको भी पता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज में मिलेगा हमको। तो यही है क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो और अच्छे से जवाब दो कि व्हाट इज रिजुलेशन, रिजुलेशन है क्या। तो मैं बता दूं, रिजुलेशन जो होता है ना, वो हमारा मेजरमेंट वाला डिवाइस जो होता है उसमें रिजुलेशन पाया जाता है, या फिर किसी सभी प्रकार के जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, या तो फिर आपका मैकेनिकल डिवाइस हो, जिसमें भी आपको रिजुलेशन मिलेगा। रिजुलेशन मतलब वो कितना मिनिमम से मिनिमम, है ना, या कितना मिनिमम से मिनिमम स्केल को बहुत ही साफ तरीके से मेजरमेंट कर पाए, है ना। जो जितना साफ तरीके से मेजरमेंट कर पाएगा मिनिमम रिजोल्यूशन, मिनिमम से मिनिमम मेजरमेंट को, उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन, उसका रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिजोल्यूशन, तो आपको सीधा सीधी आप देखिए मेजर ऑफ द बेसिस, देखिए ये मेजर ऑफ द बायस इन द इंस्ट्रूमेंट, ये आपका ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार का गड़बड़ी है तो उसको मेजर करने के लिए क्या नहीं, रेजुलेशन है। अभी बताया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल को भी वो बहुत ही डिस्टिंक्टली और क्लियरली यदि कोई दिखा रहा है, साफ तरीके से उसको आप तुमको क्लियरली बता रहा है, तो वो रिजुलेशन में आता है। क्या आता है, रिजुलेशन में आता है। तो आप यहाँ पे देख लो, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिटेक्ट रिलायबली, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ यदि सिग्नल भी उसमें जा रहा है इंस्ट्रूमेंट में, और उसको बहुत ही साफ तरीके, बहुत ही क्लियर तरीके से उसको डिटेक्ट कर पा रहा है, डिस्टिंक्ट कर पा रहा है ना, तो क्या कहलाता है, वो रिजुलेशन कहलाता है। जिसका जितना चाहिए वाला रहेगा उतना वो उसका रिजुलेशन उतना अच्छा होगा, है ना। आप इसे कैमरा को देखते हुए कि कैसे बोलते हो कि कितना मेगापिक्सल का कैमरा है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट किसके, अबाउट मेगापिक्सल के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं ना। लेकिन मेगापिक्सल है क्या, ये सब के सब किसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, रिजुलेशन के बारे में। जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा उतना ज्यादा दूर का ऑब्जेक्ट को क्लियरली और डिस्टिंक्ट करके हमको साफ तरीके से पता चलेगा फोटो में, है ना। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा कैमरा जो है ना वो ज्यादा मेगापिक्सल का हो, ताकि उसका रिजुलेशन उतना अच्छा हो, उतना ज्यादा हो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज। आप देखिए यहां पे मेजरमेंट ऑफ एरर से पूछा जा रहा है सवाल। तो मेजरमेंट ऑफ एरर आपको पता है कितना तरह होता है। मेजरमेंट ऑफ एरर में आप पढ़े होंगे एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मान लेते हैं लेट एक ये फिजिकल क्वांटिटी है ना ए, और इसको कितना बार ऑब्जर्व किया गया, मान लेते हैं n टाइम्स ऑब्जर्व किया, A1 A2 ऐसा करके n टाइम्स ऑब्जर्व किया गया, और इसका हम लोग मीन निकाल लेते हैं। इसको क्या निकाल लेते हैं, मीन। तो ये आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN। मीन निकालने का तरीका तो मैथ में यही है ना। और ये जो वैल्यू आएगा इसी को कहा जाता है ट्रू वैल्यू। इसी को क्या कहता है, ट्रू वैल्यू, है ना। यदि हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ को बार बार मेजर करेंगे, और जितना बार मेजर करेंगे उतना बार हम लोग लिख लेंगे, है ना, वो कहलाएगा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को हम लोग यदि क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, और जो मीन निकालने के बाद जो वैल्यू आता है उसे हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, है ना। और आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू
में से मेजर्ड वैल्यू को घटा दिया जाएगा। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा जाएगा। मतलब ए मीन यदि हम मान लेते हैं पहला ऑब्जर्वेशन में कितना एब्सोल्यूट एरर आया, तो डेल्टा ए 1, तो ए मीन माइनस ए 1। यदि हम लोग इसी तरह से सेकेंड ऑब्जर्वेशन में कितना एब्सोल्यूट एरर आया ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, ए मीन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो जितना ट्रू वैल्यू से कितना वो डिफर आया है ना, वो कहलाता है आपका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। इसमें से कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है, उसमें आप टिक लगाओगे तो द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी क्यूब। ऐसा नहीं, यहाँ पे क्यूब करने का कोई बात आया है क्या? क्यूब हम लोग नहीं किए, सिंपल घटाए हैं ना, क्यूब किए हैं ना स्क्वायर किए हैं। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं अच्छा से। क्या दो ऑप्शन हमारे पास क्या है? थर्ड ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड देयर मीन, है ना। तो देखो दो इंडिविजुअल, दो नहीं एक ही ना ले रहे हैं हम लोग। क्या मीन से सिर्फ एक को घटा रहे हैं ना, यदि हमको इसको निकालना है तो एक ही घटाएंगे। यदि इसमें कितना एरर आ रहा है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आ रहा है, वो निकालने क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से A2 को घटा देंगे। तो कितना डिफर आया वही हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पढ़ेंगे भी नहीं और सही आंसर हो जाना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू, है ना। इंडिविजुअल एरर और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कहलाता है हमारा क्या, एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं समझता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप इसको क्या कीजिए ना, कि आप इसे कमेंट में भी लिखिए और मुझे प्रोत्साहित करें कि हाँ अच्छा लग रहा है, ताकि मैं आप लोग के लिए नया वीडियो लेके आऊं और आप लोग को सपोर्ट करूं और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए ट्रेवल्स टू पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, रिटर्न्स टू ए इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, है ना, हिज एवरेज वेलोसिटी। बोल रहा है, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर है, क्या है ना। तो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या है जब इसको यहां से गया और फिर वापस आया, है ना। मतलब जाने में समय लगा t1 और आने में समय लगा t2, है ना। तो ये जो टोटल समय है t1 प्लस t2, ये आपका कितना है, 1 आवर। कितना है, 1 आवर है ना। ये 1 आवर है। 1 मिनट, वो घर से फोन आ गया था, है ना। तो देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है ना बॉय को, और ये 1.5 किलोमीटर की दूरी है। अब ये बोल रहा है कि जाने और आने में समय कितना लिया, 1 घंटा लिया, 1 आवर लिया, है ना। तो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी उस लड़का का क्या था। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या पता है ना, एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालना है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताओ ये गया और फिर वापस आ गया एक ही पॉइंट पर, मतलब गया और फिर वापस आ गया, तो जहां इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। जब ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और टाइम कितना लिया है, 1 आवर लिया। कितना लिया, 1 आवर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यहां ऑप्शन लगा भी हुआ है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको यहां पूछ देता एवरेज स्पीड तो आप कैसे निकालते, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका मैं बता देता हूं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। क्या, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता, गया और फिर वापस आया, तो गया 1.5 किलोमीटर और आया भी 1.5 किलोमीटर, तो कितना हो गया 1.5 प्लस 1.5, ये टोटल डिस्टेंस कवर किया। और कितना समय में किया, 1 घंटा में किया, है ना। तो 3/1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब यदि आपसे एवरेज स्पीड पूछता तो 3 किलोमीटर पर आवर आता, और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो जहां से स्टार्ट किया था अपना जर्नी सेम पोजीशन पर, फिर वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया है ना। तो इसीलिए आप दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यदि आप लोग इसके बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दोगे अपने माँ बाप को, तो ये बहुत ही दुख वाली बात है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आप 7 नंबर क्वेश्चन यदि न्यूमेरिकल होगा तो आप उसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो। A boy starts from rest and travels with uniform acceleration on a straight line. If its velocity after making displacement of 32 meter is 8 meter per second, is acceleration. बोल रहा है एक लड़का है ना। इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है ना। अब वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल किया और वो कितना डिस्टेंस कवर, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 32 मीटर किया। और जब इतना ट्रेवल करने के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन उसका क्या था, क्योंकि धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है तो चेंज वेलोसिटी हो रहा है टाइम के साथ में, क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो आप मुझे बता दो कौन सा रिलेशन यूज करोगे, ये वाला b² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना। ये आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर, ये आपका 0 है तो 0 का स्क्वायर कितना, 0 ही हो जाएगा, प्लस 2a आपको निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरे प्यारों कितना, 32। तो आप इसको सॉल्व करो, ये 8 64 हो जाएगा और a इंटू 32 दूनी 64, तो ये 64 कैंसिल करो, a का वैल्यू कितना जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर देख लीजिए पहला ऑप्शन ये कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इतना आसान क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जा रहा है तो मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग 40 में से 40 क्वेश्चन को सही से टिक लगा के आओगे, है ना। अभी तक जितने भी 7 क्वेश्चन देखे, 7 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आप लोग बता दो कि आपको ज्यादा भारी लग रहा है या फिर ज्यादा हार्ड लग रहा है ना। बहुत ही आसान सवाल है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करते जाइएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आप लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बहुत अच्छा हो, है ना।
ताकि आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो कॉन्फ्रेंस से जाइएगा, कॉन्फ्रेंस से फिर एग्जाम लिख के बाहर निकलिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब ये से पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का कौन सा एसआई यूनिट होता है, तो आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मीटर पर सेकेंड कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। स्पीड और वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो होता है, एंड कर दो इसको, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों सेम चीज नहीं है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, है ना। और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, आप लोग को पता है, एक्सेलरेशन का जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट, ये जो छोटा छोटा बेसिक चीजें हैं ये याद रखिएगा और यही सबसे क्वेश्चन पूछेगा। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इन दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर, है ना। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा और आप लोग को ये बेसिक चीजें कंप्लीट होना ही चाहिए, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझ में आ गया ना, इतना आसान क्वेश्चन है। आज का सेट तो बहुत ही आसान है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे जवाब देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स पूरा छाप दीजिएगा। कमेंट बॉक्स पूरा अच्छे से छाप दीजिएगा ऑप्शन से, है ना। क्योंकि मैं लेट से बता रहा हूं ताकि आप लोग मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिख दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, खुद से पढ़ो और खुद से जवाब दो, मैं देता हूं समय। समय क्या है, देखिए ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर वही क्वेश्चन है, एक बॉडी का जो मोशन जब स्टार्ट कर रहा है तो कहां से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ट्रेवल्स फॉर t सेकेंड, कितना समय के लिए ट्रेवल किया, t समय के लिए ट्रेवल किया विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन मेरे दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है मेरे दोस्त। क्या, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेड बाय इट, कितना डिस्प्लेसमेंट मतलब s का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 मीटर दिया हुआ है। तो बोला टाइम कितना समय लिया 16 मीटर ट्रेवल करने के लिए, जबकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब बताओ जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, काइनेमेटिक इक्वेशन कितना होता है, तीन होता है मेनली, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, एक होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। यही होता है ना 3। अब बता दो इसमें से आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है समय और दिया क्या गया है डाटा, वो आप देख लो कौन सा इक्वेशन फिट बैठ रहा है, उसी इक्वेशन को बैठा देना। ऐसा नहीं कि तीनों इक्वेशन में बैठा बैठा चेक करते रहना, नहीं। आप यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ना। उसके बाद फिर आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इसमें तो है नहीं, तो ये वाला इक्वेशन तो यूज में लाएंगे ही नहीं, ये इक्वेशन पहले ही कैंसिल हो गया। अब बचा इसमें, देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का यूज है कहीं पर यहाँ पर, या फिर फाइनल वेलोसिटी कहीं दिया हुआ है, तो ये भी इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। इक्वेशन नंबर ए जो बीच में लिखे हैं उसी को हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे s का वैल्यू दिया हुआ है 16 मीटर लिख लो, है ना। u का वैल्यू 0 है, तो 0 यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं मेरे दोस्त, तो u इंटू मतलब 0 इंटू टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2 मीटर, 2 रख देते हैं, इंटू टी हमको निकालना है टी स्क्वायर। अब बता दो ये 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, और टी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा प्लस माइनस 4। अब टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो जब टाइम नेगेटिव नहीं होता, यहाँ 2 वैल्यू आया टाइम का, तो क्या लेंगे 4, प्लस 4 लेंगे या माइनस 4 लेंगे, प्लस 4। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा, है ना। तुम नेगेटिव हो सकते हो, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, टाइम हमेशा चलते रहता है ना।
तो ये इसमें आप देख लो 4 मीटर पर सेकेंड, टी का वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 सॉरी टाइम है 4 का वैल्यू 4 समय जो आएगा वो कितना आएगा 4 सेकेंड होगा। तो 4 सेकेंड ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो बाकी ऑप्शन को आप मत देखो, ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा के निकल जाओ, है ना। और जब आप इतना सॉल्व करते हो तो आपको ऑप्शन देखने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, तो उसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं हम लोग, है ना, ताकि फिर ये छपा हुआ रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए इतना आसान आसान क्वेश्चन सबके सब काइनेमेटिक्स से पूछ दिया है, बताइए ये कोई सवाल है? हम तो देख रहे थे आज का पिछले सेशन जो किए या फिर आज के जो सेशन किए उसमें एक भी क्वेश्चन सेकंड बुक से नहीं दिया गया है, सारे का सारा क्वेश्चन फर्स्ट बुक से ही दिया गया, वो भी ज्यादा से ज्यादा कहां से कहां तक पता है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 और 6, है ना। बस मात्र यही 4-5 चैप्टर से दिया है क्वेश्चन, है ना, और यूनिट्स एंड डायमेंशन से दिया है। मतलब ग्रेविटेशनल से भी बहुत कम, ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है उससे भी कम क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर नंबर 7 तक में ही सारे क्वेश्चन को सीमित कर दिया है। तो आप देख लो किस प्रकार से तैयारी करोगे, और उसके बाद भी आप एग्जाम में खराब परफॉर्मेंस लेके आओगे तो आपके माँ बाप को तो गुस्साना लाजमी है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बोल रहा है ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर पुनः वही बात बोल रहा है, रेस्ट से स्टार्ट किया है ना। अब रेस्ट से स्टार्ट किया है तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इफ इट ट्रेवल्स विथ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ही यही होता है कि जितना भी डाटा दिया हुआ है और डाटा को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पे लिख लो, और क्या तुमसे पूछा जा रहा है उसको भी एक साथ लिख लो। उसके बाद तुम सोचो कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है और कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करके इससे हम आंसर को ले सकते हैं। अब बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब s आपसे पूछ दिया है ना। तो फिर वही इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, s इज इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ 0 है ना, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्या हाफ एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 2 कट गया, तो s का वैल्यू सीधा सीधी 9 मीटर आया। कितना आएगा 9 मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए फिर से सही हो गया, है ना। तो देखिए किस प्रकार का इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। जिनको भी 12th क्लास का कोर्स करना है मेरे से, वो नेक्स्ट जेन स्कॉलरशिप का जो ऑफिस है वहां पे आके विजिट करें और वहां से कांटेक्ट करें। वहां पे आपको सिकंदर सर मिलेंगे यहाँ पर, और उनसे आप सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ये बॉडी मेक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ओ, देन मेक्स डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ। देखिए बहुत आसान सवाल है, आपको पता है ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है और इधर वेस्ट है। ओके, मान लेते हैं यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, पहले चलना किधर शुरू किया, ये बॉडी मेक्स डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ 4 मीटर चला, और उसके बाद यहां से नॉर्थ की तरफ कितना मीटर चला 3 मीटर नॉर्थ। तो ये फाइनल पोजीशन हो गया। आपसे पूछा है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाले, इसको सीधा
डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो ये आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, कितना निकलेगा 16 और ये 9, 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो 5 मीटर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये देखिए, बोला ये बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कुलर सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक बॉडी जो है ना सर्कुलर मोशन में जा रहा है, रेडियस r है, तो इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है। जब इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, स्पीड कांस्टेंट है तो क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पे आपसे पूछा है हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, ठीक है। हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या, पहले मैं चर्चा करता हूं। यहां पे जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। यहां पे जो वेलोसिटी है अराउंड द टेंजेंट लेंगे तो इधर होगा। यहां पे जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है अलोंग द टेंजेंट। यहां पे जो वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट यहां पर होगा। तो हर जगह पर इसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, भले उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो कहने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। हैज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये भी गलत है। हैज आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, नहीं। देखिए एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा तभी ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ये जो लगेगा उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा और फोर्स भी अंदर की तरफ लगेगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होता है mv² अपॉन r। ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू। और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो v² अपॉन r, है ना। अब चूंकि पता है v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू r, यदि एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो आप इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा² r। और इसी को हम लोग आप रख देंगे तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये ओमेगा² r, है ना। ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है और ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म में है ना। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। और भी इंफॉर्मेशन मैं एक चीज और बता दूं, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, कैसे और क्यों। तो मैं बता दूं कि यहां भले ही स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होता है, जिसके कारण वेलोसिटी चेंज होता है। और जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे।
जो भी इंफॉर्मेशन था इससे रिलेटेड वो सारा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा होगा, है ना। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़िएगा। मैं एक ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 3 4 5 क्वेश्चन जो भी बन पा रहा हो वो सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, है ना, ताकि आप लोग नेक्स्ट मॉडल में आए या फिर कहीं भी देखोगे तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोल रहा है व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो क्या कहलाएगा। आई थिंक वो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट पेज में, इसका ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा। तो बोल रहा है यदि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। अल्फा से डिनोट करेंगे, ये क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। और इसका यूनिट जो होगा वो होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि एंगुलर वेलोसिटी का जो है एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। कुछ और हॉट इंफॉर्मेशन आप लोग ले लो, हॉट इंफॉर्मेशन क्या है मेरे दोस्त, जरा देखो। आप जब लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालोगे एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, तो हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना। कहने मतलब हो जाएगा A इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। सिमिलरली यदि आप लीनियर वेलोसिटी V इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा आर, यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो A इज इक्वल टू वेक्टर A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, है ना। और ये वेलोसिटी लिखोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया रिलेशन, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पे बता दीजिए कि यदि एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा इसका। तो जो भी हॉट इंफॉर्मेशन है ये हॉट इंफॉर्मेशन को अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा, ताकि आप लोग जब इसको देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व करने के सक्षम हो पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा था टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा है, तो मान लेते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो जितना समय तक हवा में रहा वो क्या कहलाएगा, क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तब मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, जितना समय में मैक्सिमम हाइट गेन करेगा उसको हम टाइम ऑफ
एसेंट कहते हैं, और जब मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आएगा तो टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा मेरे दोस्त, वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होगा। और आपको पता है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। कहने का मतलब है किसी पार्टिकल को जितना समय मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा, उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड तक पहुंचने में लगेगा, है ना। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या होगा, 2a के बराबर होगा। मतलब 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, या तो फिर 2 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट, 2 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो आप बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ द नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो लगा समय है उसका चौगुना है, नहीं 2 गुना होगा। क्या होगा, 3 टाइम्स। ये भी नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन। इक्वल टू टाइम्स ऑफ ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, है ना। 2 गुना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 2 गुना समय के बराबर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। यदि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट पूछता है तो दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये आप हॉट इंफॉर्मेशन है, यहां से आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना। किसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा फॉलो किया गया पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रेजेक्ट्री, है ना। ये जो देख रहे हो, ये जो पाथ फॉलो किया गया है, इस पाथ को कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। क्या कहता है, ट्रेजेक्ट्री। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब आपसे ट्रेजेक्ट्री देखिए, इसका इक्वेशन भी कभी कभी आपसे पूछ देगा। किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपसे पूछेगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है ना, वो पैराबोलिक नेचर का होता है, चाहे जिस प्रकार का भी प्रोजेक्टाइल हो, है ना। तो ये ध्यान रहे कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा वो पैराबोलिक नेचर का होगा, है ना। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और उसको हो सकता है वहां से भी सवाल को अराइज कर दिया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समय नहीं लगेगा। यदि आप टिक लगाने पे उतर आओ तो 5-10 मिनट में पूरा के पूरा 35 क्वेश्चन टिक लगा दोगे। यदि आपको मालूम है तो, यदि आप बना के सॉल्व कर रहे हो तो समय तो लगेगा ही, है ना। एक्सप्लेनेशन देने में तो समय लगेगा, और मैं जो दे रहा हूं आप लोग को एक क्वेश्चन के साथ एक से अधिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इस पेज में आधा क्वेश्चन है और नेक्स्ट पेज में आधा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा इस पढ़ के। बोल रहा है व्हेन ये बस स्टॉप सडनली, चलता हुआ बस यदि अचानक रुक जाता है, ये पैसेंजर इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड, है ना, कि पैसेंजर किधर गिरता है, आगे की तरफ गिर जाता है। दिस इज एक्सप्लेन व्हाई। क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ होगा, सेकेंड लॉ होगा, या फिर नेक्स्ट पेज में क्या है, थर्ड लॉ होगा, या फिर बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम। तो मैं बता दूं, ये जो इनर्शिया के कारण होता है, किस कारण होता है, इनर्शिया के कारण होता है। और जो इनर्शिया के कारण कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। मैं बता दूं, इनर्शिया पर जो बेस्ड है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो है वो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड है और इनर्शिया के कारण ही, है ना, चलता हुआ बस से यदि कोई पैसेंजर खड़ा है और अचानक रुकता है बस, तो आगे की तरफ वो गिर जाता है। या तो फिर आप बैठे हुए और अचानक बस स्टार्ट करता है तो आप पीछे की तरफ धकेला जाते हैं, तो ये क्या इनर्शिया का एग्जांपल है। या तो फिर पेड़ से पत्ते का गिरना, है ना, ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया का एग्जांपल है ना। आप लोग देखते होंगे कि यदि बस पर कोई सामान बंधा हुआ रखा हुआ तो उसको बांध के ले जाता है, तो वो इसलिए बांधा जाता है ताकि जब बस शार्प टर्न ले या ब्रेक मारे अचानक तो वो सामान आगे जाके गिरे नहीं, इसीलिए उसको बांधा जाता है। क्योंकि वो क्यों, और गिरेगा तो क्यों गिरेगा, ड्यू टू इनर्शिया। और इनर्शिया को एक्सप्लेन अच्छे से कौन किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया है, इसलिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया है। इसलिए हम लोग आते हैं बैक, और बैक आते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए यहीं पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के द्वारा इनर्शिया को एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, फिर से वापस इनर्शिया का ही क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखो। बोल रहा है ये पैसेंजर सिटिंग इन ए बस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड फील्स पुश्ड बैक व्हेनेवर द बस इज एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड, है ना। आप बैठे हुए बस में अचानक से बस एक्सेलरेट किया गया आगे की तरफ, तो आपका शरीर पीछे की ओर धकेलाता है ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। और उसमें से कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसमें से कौन सा आएगा, इसमें से कौन सा है, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, इस तरह का फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, नहीं, रियल फोर्स कहते हैं, फिक्टियस फोर्स और सूडो फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आपको यहां पे क्या कहलाएगा, ये फिक्टियस फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाएगा, फिक्टियस फोर्स कहलाएगा, अचानक लगने वाला फोर्स, सूडो फोर्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। बोल रहा है ये बॉडी ऑफ मास, मास दिया हुआ है आपका 5 kg, ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। बोल रहे मोमेंटम, तो मोमेंटम आपको नहीं पता है मेरे दोस्त, मास इंटू वेलोसिटी, इसमें क्या कुछ एक्सप्लेन करना है। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये ना जाएगा, मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है आप लोग का जैक बोर्ड में, ज्यादा भारी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से गलती नहीं करके ये एग्जाम में, है ना, अच्छे से बना करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द मास ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बॉडी इज। अच्छा देखिए, आपको पता है फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m। तो फोर्स बाय मास का रेशियो है, फोर्स बाय मास का रेशियो। यहां पर क्या है, और मास का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर फोर्स बटे एक्सेलरेशन। ये जो मास कहलाएगा, ये कहलाएगा इनर्शियल मास, ये क्या कहलाएगा, इनर्शियल मास। यदि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां पे मास का वैल्यू निकालेंगे F/g, तो यहां पे जो मास होगा वो आपका कहलाएगा ग्रेविटेशनल मास।
ग्रेविटेशनल मास। तो आप समझ में आ गया इनर्शियल मास, जहां पर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, इनर्शिया का पता चल रहा है। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे है ना, सॉरी जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको एक्सेलरेशन में लाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, इनर्शिया का पता चल रहा है, इसलिए वो इनर्शियल मास कहलाएगा, है ना। और ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स लग रहा है, जो मास दिख रहा है हमको, वो कहलाएगा क्या, ग्रेविटेशनल मास। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है जरा देखिएगा। बोल रहा है ये ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, एक इस पर ब्लॉक रखा हुआ है वुड का, है ना। द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एक्ट एज, अच्छा अप्लाइड फोर्स इधर यदि हम लोग लगाते हैं, ये हमारा अप्लाइड फोर्स हुआ। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जस्ट अपोजिट एंड पैरेलल टू द सरफेस लगेगा। फ्रिक्शन इधर ही लगेगा ना, सिर्फ फ्रिक्शन लिखते हैं ना, फ्रिक्शन। तो आपसे पूछा है क्या, नॉर्मल टू द सरफेस जो फ्रिक्शन लगेगा और नॉर्मल लगेगा क्या, नॉर्मल टू द या फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। बोल रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिधर फोर्स अप्लाई किया गया उधर ही लग रहा है क्या, नहीं, उसका अपोजिट एंड पैरेलल लग रहा है। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स का जस्ट अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं इसका मास m है और इसका जो रिएक्शन है वो r है, नीचे वेट फोर्स लगेगा W, जिसको हम लोग मास इंटू जी कह सकते हैं। तो आपको पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रिएक्शन फोर्स का। और जैसे ही हम लोग यहां पर हटाएंगे, यहां पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और आर का वैल्यू यदि हम लोग लेंगे, है ना, यदि पार्टिकल वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है तो आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मास इंटू जी के बराबर आ जाएगा। तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो म्यू एस एम जी हो जाएगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मास ऑफ द बॉडी का। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, किसी गिवन सरफेस के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। यदि सरफेस का नेचर चेंज होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। किसी गिवन सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट होता है ना। लेकिन देखा जाए यदि फ्रिक्शन का वैल्यू जैसे जैसे मास बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, क्योंकि इनर्शिया उसका उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, और जितना ज्यादा इनर्शिया लगेगा रहेगा उतना ज्यादा आपको अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, उसका इनर्शिया को चेंज करने के लिए, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, है ना। अच्छे से पढ़ो, पढ़ने से ही आप लोग का भविष्य बनेगा, और नहीं पढ़िएगा तो भविष्य नहीं बनेगा, है ना। फिर आप लोग देखिएगा क्या कीजिएगा आगे, देखिए, है ना। पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 बोला आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, है ना। 4 वो फंडामेंटल फोर्सेस है, उसमें से आपको पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रैंक क्या है,
तो आपको मैं बता दूं स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, और स्ट्रेंथ वाइज लिख दे रहे स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, है ना। तो सबसे ज्यादा हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है उसी से हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे जो वीक फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। उसके बाद आपको मिलेगा वीक न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ, वीक न्यूक्लियर, ये चैप्टर नंबर 1 से है ना, फिजिकल वर्ल्ड से ये क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, जो कि न्यूक्लियस में लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ये वाला जो फोर्स है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करता है। यदि आप रेशियो में देखेंगे तो ये 1 रेशियो है, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो आपका 10⁻25 होगा, है ना। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है 10⁻36 होगा, और इससे 100 गुना अधिक होता है कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये रेशियो है, आप इस रेशियो को ध्यान से रखिएगा और देख लीजिएगा कि आपसे क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है या फिर वीकेस्ट पूछा है। तो सबसे वीक कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। बाकी बात तो आपको यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख ही रहा होगा, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में इसको हम लिख दिए हैं आपके सामने, है ना। तो ये सब आप लोग लिखते जाइएगा, है ना, छोटा छोटा सा आपका यही आपका नोट्स आगे जाके काम देगा। और यहाँ से हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अभी का एग्जाम में। तो आप अपना लेवल देख लीजिएगा और लेवल के अनुसार आप लोग क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में फंसे नहीं कहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ से अटैच्ड सैटेलाइट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इनर्शियल होगा या फिर नॉन इनर्शियल होगा। तो जवाब होगा नॉन इनर्शियल। क्या होगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। कैसा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है ना। तो ये नॉन इनर्शियल होगा। क्या होगा, नॉन इनर्शियल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ये ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस है, यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m है। ये फोर्स इज अप्लाइड टू मूव ए पैरेलल टू द सरफेस। एक फोर्स को अप्लाई किया गया है, अप्लाइड फोर्स है ये, जो कि पैरेलल टू द सरफेस है, इस सरफेस का पैरेलल है बिल्कुल। बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा F। ये प्रोपोर्शनल होगा, जैसा भी मैंने बताया था फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना। और नीचे वेट फोर्स लगेगा mg, है ना। तो ऐसे ही हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ प्रोपोर्शन का साइन आएंगे तो ये कोएफिशिएंट आएगा और ये हो जाएगा r।
और आर का जो वैल्यू होता है वो होता है मास इंटू जी, है ना। तो क्या हो जाएगा म्यू एम जी। तो आप यहां से ध्यान से देखोगे तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास का होता है। किसका होता है, मास का। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। अभी इससे पहले एक्सप्लेनेशन दिए थे सेम क्वेश्चन का, तो यहां पे आप बता दो डेवलप इज फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डेवलप्ड प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, है ना। तो मास ऑफ द बॉडी का प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मशीन गन फायर से बुलेट ऑफ 40 ग्राम। देखिए एक बुलेट है, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है ना, मास ऑफ अ बुलेट, एक बुलेट का मास दिया हुआ आपका 40 ग्राम, है ना। और इसको फायर किया जाता है। अच्छा जब गन में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। गन गन और बुलेट फायर से पहले इनिशियली किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। तो इनिशियल मोमेंटम जो है ना वो 0 होता है, वो 0 होगा, है ना, बोथ गन और बुलेट का। अब मान लेते हैं कि इसको फायर किया जा रहा है कितना वेलोसिटी के साथ, 1200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ। अब मान लेते हैं टी समय में, इन टी समय में, इन टाइम टी टाइम टी n bullets are fired। वही आपको निकालने बोला है कि द मैन होल्डिंग द गन कितना फोर्स लगा रहा है, मैक्सिमम 144 न्यूटन फोर्स लगा सकता है। तो बोल रहा है कि कितना बुलेट पर सेकेंड फायर कर सकता है वो। तो मान लेते हैं कि n बुलेट वो फायर कर रहा है ना, टी समय में। तो टी दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है। 1 सेकेंड में कितना बुलेट फायर कर सकता है ना। तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो आपको पता है dp मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो आपको पता है चेंज इन मोमेंटम क्या, फायर मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देख लीजिए यहां पे एक बुलेट का जो मोमेंटम जो चेंज होगा वो मास इंटू वेलोसिटी के बराबर चेंज होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ n बुलेट है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा। हमको n निकालना है तो n का जो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा वो f इंटू टी डिवाइडेड बाय m इंटू v। तो आपको फोर्स कितना है 144, टाइम कितना है 1, मास कितना है 40 ग्राम। तो इसको 10 के पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो केजी में, और ये 1200। अब देखिएगा 10 के पावर माइनस 3, 2 जीरो यहां पर है, 1 जीरो यहां पर, तो ये वाला ये तीनों जीरो खत्म हो जाएगा और ये 12 पर रही है 144 और 4 तिया 12। इसको काट लो तो n का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। मतलब 3 बुलेट पर सेकेंड वो क्या कर सकता है, फायर कर सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो आप लोग बना लीजिएगा 3 बुलेट पर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 24 था। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन, है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए ये कोई क्वेश्चन है, बोला ये बॉडी ऑफ मास 10 kg ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। बताइए मास दिया हुआ है आपका 10 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है 1/2 mv²। सॉल्व कर लो। 1/2 मास दिया हुआ है आपका 10 और ये 25 का 5 का स्क्वायर, तो ये कटेगा ना 5 से, 3 बार 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 105, 125 आ जाएगा, तो 125 जूल है ना। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, तो जूल आएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 125 जूल, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है ये क्वांटिटी ऑफ वर्क 100 जूल, वर्क डन दिया हुआ है, सॉरी 1000 जूल दिया हुआ है, कितना सेकंड में किया भाई 2 सेकंड में किया वर्क, तो पावर पूछ रहा है, तो क्या होता है वर्क मोटे टाइम, तो क्या करो वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दो और ये 500 आ जाएगा मेरे दोस्त, और ये 500 आएगा तो 500 वाट हो जाएगा, क्योंकि एसेंट क्या होता है उसका वाट होता है, तो 500 यूनिट क्या जाएगा इसका 500 वाट इसका पावर जनरेट करेगा, है ना। यदि 2 सेकंड में 1000 जूल का वर्क डन करता है तो पावर कितना जनरेट करेगा 500 वाट जनरेट करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ये बॉडी ऑफ मास 10 kg, देखिए मास दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हाइट दिया हुआ है, मूविंग एट ए हाइट ऑफ, किस हाइट पे मूव कर रहा है 2 मीटर के हाइट पे मूव कर रहा है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। बोला टोटल एनर्जी, देखिए ग्राउंड से ये ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट पर यदि कोई पार्टिकल मूव करता है जिसका मास m है वेलोसिटी v के साथ, तो जो टोटल एनर्जी जब निकालेंगे ना मेरे दोस्त, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा काइनेटिक एनर्जी, और चूंकि ये ग्राउंड से ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 mv², और काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh, ये तो फार्मूला पता है आपको, इसको सॉल्व कर लो आप। 1/2 मास दिया हुआ है 10 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर प्लस मास दिया हुआ है 10, g का वैल्यू 9.8 ले लो, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 9.8 ले लो, और h का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, तो कैलकुलेट करोगे तो ये कटेगा 5 से, और ये 5 जगह 20 हो जाएगा, प्लस और ये डेसिमल हट जाएगा, है ना, ये डेसिमल हट जाएगा तो 98 गुना 196, आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 216, कितना आएगा ये 216, क्योंकि एनर्जी है तो क्या हो जाएगा जूल, तो 216 जूल, तो 216 जूल आंसर हो जाएगा आपका, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। तो आप मुझे लगता है कि सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं ना। आपको दिखा नहीं दिखा ये वाला, थोड़ा सा नहीं दिखा, थोड़ा सा उसको आप ऊपर कर लीजिएगा, मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, है ना, तो दिखेगा नहीं दिखेगा वही रह जाएगा वो ना। क्वेश्चन नंबर 28, टोटल 35 क्वेश्चन है।
देख लीजिए ये क्वेश्चन 28 क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 2 masses 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies, है ना, their ratios of magnitude of their linear momenta, है ना, दो बॉडी है, एक बॉडी जिसका मास 1 ग्राम है, एक बॉडी जिसका मास 4 ग्राम है, इसका ये जो मूव कर रहा है ना, इसका जो काइनेटिक एनर्जी, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, इसका वेलोसिटी कितना है v2 है, इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास मान लेते हैं m2 है, तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, अलग अलग होगा, इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम p2, इसका काइनेटिक एनर्जी k, इसका भी काइनेटिक एनर्जी k दिया हुआ है, k1 इसको k2 मान लेते हैं यहाँ पे, लेकिन k1 बराबर k2 दिया हुआ है ना, तो आपको पता है यहाँ पर इसको मान लेंगे k मान लेंगे, है ना, तो आपको पता है दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ है, तो दोनों का लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो निकालना है, मतलब p1 by p2 निकालना है। तो आपको पता है रिलेशन किसके किसके बीच में, जैसे कि रिलेशन आप ड्राइव कर लोगे, p इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू v होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 है, v स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। यहां से क्या करेंगे, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, यही आ जाएगा हमारा इक्वेशन, ये आ जाएगा 1/2 m p स्क्वायर हो जाएगा, कोई समझने में कोई परेशानी, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, हो नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं बॉडी 1 का जो है काइनेटिक एनर्जी k1 है, ये हो जाएगा 1/2 मास m1 और मोमेंटम कितना है ये p1 का स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी k2 1/2 मास m2 और ये p2 का स्क्वायर, यहीं से रिप्लेस कर दिए। अब चूंकि दोनों k1 और k2 बराबर हो गया, k1 k2 क्या हो गया, बराबर हो गया, लिखे है ना यहाँ पर, तो अब क्या करते हैं ना, ये 1/2 1/2 m1 p1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 p2 स्क्वायर, होगा नहीं होगा, क्योंकि यहां से देख लो ना दोनों बराबर है, ये दोनों को बराबर इक्वेट कर दिए, तो ये 1/2 कैंसिल, है ना, हमको p1/p2 निकालना है, तो ये p1/p2, p2 को इधर ले आओ, p1 दोनों का स्क्वायर था, स्क्वायर ले लो, है ना, ये मास नीचे था, इधर जाएगा तो ऊपर में जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा इधर, और नीचे से m2 था ही, है ना, क्योंकि दोनों ग्राम में है, दोनों किसमें है, ग्राम में, ये भी 1 ग्राम है, ये भी 4 ग्राम है, तो ग्राम ग्राम के साथ तो 1/4, तो देखा जाए तो p1/p2 जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आएगा, तो ये आएगा √1/4, मतलब 1:2, तो ये p1/p2 जो होगा, मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा 1/2 होगा, क्या होगा 1/2, मतलब 1:2, तो मुझे लगता है कि ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से इसको समझ भी लिए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हो और अच्छे से बना सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। पहले इसको मिटा लेते हैं क्योंकि बार-बार गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 नेक्स्ट पेज में हमारा है। क्वेश्चन नंबर 29, ये बोला, देखिए, ये बॉडी ऑफ मास 100 kg falls from height 10 meter, its kinetic energy is, its increased kinetic energy बोल रहा है, एक यहां से बॉडी को नीचे गिराया जाता है जिसका कितना हाइट है 10 मीटर से हाइट गिराया जाता है,
तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, इनिशियल रिलेशन में था तो 0 है ये। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgh है। टोटल एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh ही है, तो ये तो 0 है ना। और जब ये नीचे गिराया गया तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितना जाएगा, 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आएगा उतना ही चेंज किसमें आएगा, काइनेटिक एनर्जी में आएगा। मतलब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घटते चला जाएगा, है ना। और चूंकि टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी क्या रहेगा, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो कितना चेंज आएगा, जितना टोटल एनर्जी था उतना चेंज आएगा। चूंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना था, टोटल एनर्जी कितना था, द मास कितना है दिया हुआ है, 100 kg दिया हुआ है। जी का वैल्यू कितना लेंगे, 9.8 लेंगे मेरे दोस्त। और h कितना लेंगे, हाइट दिया हुआ 10 मीटर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना जाएगा, 9800 जूल। इतना ही टोटल एनर्जी है। और यही सारा एनर्जी आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है पर 0 होता ही है। जब ये पोटेंशियल एनर्जी जब 0 हो गया तो सारा का सारा एनर्जी कहां चला गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो चेंज कितना है, यहाँ 0 था अब यहाँ मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जितना टोटल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली पहले 0 था, अब काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आएगा 9800 हो जाएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुमसे पूछा है, मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो 9800 माइनस 0 मतलब 9800 जूल, 9800 जूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 29 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कहता है 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है ये बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, i दिया हुआ है बॉडी का 3 kg मीटर पर सेकंड, सॉरी kg मीटर स्क्वायर विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकंड। हाइड द सेम काइनेटिक एनर्जी एज ए मास ऑफ 12 kg मूविंग विथ ये वेलोसिटी ऑफ, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आपसे पूछा है। देखिए तो आपको सीधा सीधी है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा इस बॉडी का होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, एक 12 kg का ऑब्जेक्ट है उसका काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा 1/2, मास दिया हुआ है 12 और ये भी हमको निकालना है, वेलोसिटी निकालना है ना। अब चूंकि ये वाला काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है तो दोनों को इक्वेट करो मेरे दोस्त, I ओमेगा स्क्वायर को इक्वेट कर दो 1/2 और ये 12 v स्क्वायर से। तो ये 1/2 कैंसिल, I का वैल्यू दिया हुआ है 2 नहीं 3, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 रेडियन, तो 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 v स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 दिया 12 और ये 12 स्क्वायर, तो 12 v स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1, तो v का वैल्यू आएगा +-1। तो चूंकि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव यहाँ पे नहीं होगा तो कितना होगा v का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। आसान था ना, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करना था। 12 kg का ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी और एक बॉडी जो एक बॉडी है जो कि वेलोसिटी से घूम रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका और इसका काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दो और इक्वेट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो लिख लो, तो आंसर आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। आंसर नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ये समझ में आ गया। हम लोग अब देखते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक्चुअली में क्या है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन है और इतना सारा क्वेश्चन बताते बताते थोड़ा एनर्जी लेवल भी हमारा डाउन हो जाता है ना, लगातार में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, बोल रहा है ये पार्टिकल परफॉर्मिंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L if its angular frequency is doubled and kinetic energy is halved, then the new angular momentum is। तो बोल रहा है कि एक पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन को, उसका जो एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है L, है ना, यदि उसका फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यदि डबल कर दिया जाता है और काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया जाता है ना, तो नया मोमेंटम कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं लेट इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल लिनियर मोमेंटम, नहीं सॉरी एंगुलर मोमेंटम, कितना है L, और इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना दिया मान लेते हैं ओमेगा। ओके, तो आपको पता है कि जो I क्या है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I मान लेते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या होता है I ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और यहां से यदि आप I का वैल्यू निकालते हैं तो I का वैल्यू आपका आ जाएगा 2k अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो ये काम करते हैं, यहां पे L का वैल्यू निकाल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकाल लेते हैं, I का वैल्यू पुट कर देते हैं 2k अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा तो रहेगा ही यहां पर, तो इसको ओमेगा ओमेगा कैंसिल करेंगे तो आएगा 2k अपॉन ओमेगा। L का वैल्यू कितना आएगा 2k अपॉन ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ यदि हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि नया फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया और काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया गया है, तो नया एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से हम लोग चलते हैं, जो नया वाला है उसको हम लोग L डैश आपको निकालना है, और L डैश का वैल्यू क्या होगा I डैश, और ये ओमेगा डैश, है ना। अब जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डैश, वो आपको क्या कर दिया गया है, पहले का दुगुना कर दिया है, मतलब 2 ओमेगा कर दिया गया। काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया गया, पहले से हाफ कर दिया गया, मतलब k/2 कर दिया गया। तो अब यहां से k डैश का जो वैल्यू है वो क्या होगा 1/2 I डैश ओमेगा डैश का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो यहां से I डैश का जब वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2 नहीं होगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या इतना होगा 2k डैश डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो यहां पर I डैश निकाल लेते हैं, 2k डैश मतलब क्या k/2, ओमेगा डैश मतलब क्या 2 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब कटेगा ना, ये कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसको काटो, तो कितना हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो I डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा k अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर, कितना आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा, है ना। अब हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं ना, कि नया हमको जो नया एंगुलर मोमेंटम इसको L डैश है, तो उसका वैल्यू क्या होता है I डैश, और ये ओमेगा डैश। I डैश का वैल्यू कितना है k/4 ओमेगा स्क्वायर है मेरे दोस्त, और ओमेगा डैश का वैल्यू कितना है 2 ओमेगा है। तो ये कटेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसल, और आपको 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ये जो नया एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा k/2 ओमेगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा L डैश अपॉन L मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा
k अपॉन 2 ओमेगा और ये आ जाएगा 2k अपॉन ओमेगा। तो ये कटेगा और इसको आप सॉल्व करेगा तो कितना जाएगा 1/4 आ जाएगा। और अब यहां से यदि हमको L डैश निकालना है तो कितना जाएगा 1/4 और ये L। तो मतलब जो नया एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। 4 टाइम्स क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसको आप अच्छे से नोटबुक में लिखते जाइएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। और 2-4 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर ही लोगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आने का पूरी संभावना है इस बार के एग्जाम में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोला 32 नंबर क्वेश्चन में बोला ये थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विदाउट स्लिपिंग इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सर्कुलर रिंग है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर रोल डाउन कर रहा है बिना कोई स्लिप किए हुए, है ना। तो बोल रहा है कि इसका लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लिनेशन कितना होगा। तो आपको एक फार्मूला मैं बता दूं, A इज इक्वल टू होता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर। मान लेते हैं ये जो रिंग है उसका मास कितना है, m है ना। और I यहां तो आपको समझ में आ रहा होगा, I स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा एक चीज बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लिप रिंग कितना हो जाएगा, सॉरी ये सर्कुलर रिंग mr स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आप क्या करो, वैल्यू सारा पुट कर दो। g sin 30 का वैल्यू आप पुट करोगे, है ना। 1 I का वैल्यू mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर। आप काटोगे, इसको सॉल्व करोगे तो g sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और नीचे कट के कितना जाएगा 1 + 1 कितना 2, तो ये कितना आएगा g/4। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा g/4। ये मैं बता दूं ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि आप इसमें से ये बॉडी आप रिंग लिए हो तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करना, स्फीयर लिए हो तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करना। मतलब जो बॉडी है वही बॉडी का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कीजिएगा, है ना। तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन निकल जाएगा अलोंग द इंक्लिनेशन प्लेन। लेकिन ये कौन सा केस है, विदाउट स्लिपिंग वाला केस है, और आपको यही सिलेबस में पढ़ना है, विदाउट स्लिपिंग। तो आपको ये समझ में आ गया इस फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। हो सकता है कि पिछले बार आपको थिन रिंग, ये जो रिंग दे दिया है, रोलिंग रिंग दे दिया है, अभी जो एग्जाम आएगा इस बार का एग्जाम उसमें सॉलिड स्फीयर या फिर आपको होलो स्फीयर दे दिया जाएगा और लुढ़का दिया जाएगा बिना कोई स्लिपिंग का, विदाउट स्लिपिंग का, और बोलेगा कि उसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप यहां से सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज कीजिएगा और आप आराम से आंसर को ले सकते हैं, है ना। तो ये आसान सा सवाल था और इसका जवाब भी बहुत ही आसान था, केवल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। और यदि आप इसको ड्राइव करने चलिएगा तो ड्राइवेशन करने चलिएगा तो 1-1.5 पेज लग जाएगा, तो उतना समय हमारे पास नहीं होता है ना। 40 क्वेश्चन का जवाब आपको 1.5 घंटा में देना है, 1 घंटा में, है ना, 1 घंटा में देना है। तो समय आपके पास बहुत ही कम रहेगा। जितना जल्दी आप उसको शॉर्टकट मेथड से आप सीखोगे उतना अच्छा से होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, तो मैं बता दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों बगल है ना किस तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, है ना। और मास ऑफ द पार्टिकल पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो आप किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड किया, मास पे डिपेंड किया, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड किया ही नहीं किया। हाँ बिल्कुल, जितना दूरी है कि नहीं आर, जितना ज्यादा दूर होगा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों का तीनों क्या है, सही आंसर है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी पर आप इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34 आप देखिए, ये क्वेश्चन मैं कल भी करवाया था, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, है ना। पिछले जो हमारा जो मॉडल सेट हम जो आप लोग को दिए हैं उसमें, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। पिछला मॉडल सेट का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है हमारा नेक्स्ट जन स्कॉलर साहब की ओर से, तो वहां पे आपको इसका जरूर एक बार जरूर जाकर वीडियो देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, है ना, ताकि उन लोग को भी कुछ फायदा हो जाए। अपने आप से फायदा नहीं लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी फायदा देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, इफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एक्सिस, है ना, यदि एक बॉडी एक किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, क्या है वो, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड, है ना, तो मोमेंट ऑफ, देखिए क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होता है भाई, है ना। मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। ये मैं आपको एक कीवर्ड बता दे रहा हूं, इसी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग डायरेक्टेड होता है, क्योंकि ये कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल। एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर। मैं लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम इट इज एन एक्सियल वेक्टर। इसीलिए इसका जो डायरेक्शन जो होगा ना वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। किधर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो आप सीधा सीधी ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग डायरेक्टेड होगा क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। अपने दोस्तों के बीच में ये पूरा सेशन को शेयर कीजिए और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और भर भर के कमेंट लिखिएगा, ताकि हम लोग इससे प्रोत्साहित हो और आगे का जो वीडियो बनाए वो और प्रोत्साहित होकर और अच्छे तरीके से और एक्सप्लेनेशन के साथ बनाया जाए, है ना। और भी हम लोग इसमें मॉडिफाई कर पाएंगे कि इसमें और कौन सा क्वेश्चन हम लोग दे पाएंगे और कौन सा क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे, अकॉर्डिंग टू योर कमेंट और अकॉर्डिंग टू योर लाइक और सब्सक्रिप्शन पर डिपेंड करेगा, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 35 है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला ये पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड। यदि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विथ डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, है ना, पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्पाइरल पाथ विथ डिक्रीजिंग रेडियस,
द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मैं बता दूं इसमें चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना वो हमेशा किधर होता है, हमेशा along the axis of rotation होता है, along the axis of rotation होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसका स्पीड घटे या बढ़े, रेडियस घटे या बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका हमेशा डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ द रोटेशन के अलोंग होगा। तो किसका, एंगुलर मोमेंटम का। बाकी सब का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पे जो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी बात आप देख लो, यहां पर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर वो भी घट जाएगा, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। जैसे से रेडियस घटेगा है ना, वैसे वैसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ते चला जाएगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट होगा क्या, जब बता दो, जब एंगुलर मोमेंटम यहां पर जैसे से यहां पे स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान में रख के आप सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन कभी कभी लगेगा कि एक जैसा आपको दिख रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, तभी आप इस प्रकार के सवाल का जवाब दे पाइएगा। और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो नेक्स्ट जन स्कॉलर हब का जो ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, आकर वहां पे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे सिकंदर सर है, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, और 12th के लिए बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है ना। तो आप आके ऑफलाइन क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, और 12th क्लास का जो रिजल्ट है ना वो अच्छे से दे पाओ। अपने गार्जियन का भी रिजल्ट अच्छे से दोगे तो आगे की तरफ जो पढ़ाई होगा, आगे जो फॉरवर्ड जो क्लासेस होंगे, हायर क्लासेस, उसके बारे में तुम्हारे गार्जियन अच्छे से सोचेंगे, है ना। अब अभी रिजल्ट खराब कर दोगे तो तुम्हारे बारे में गार्जियन के पास क्या जाएगा, नेगेटिव पॉइंट जाएगा, और फिर वो तुम्हारा पढ़ा लिखा हो सकता है कि उन्होंने स्टॉप करवा देना होगा, है ना। क्योंकि तुम पढ़ोगे ही नहीं तो पढ़ा के क्या फायदा, ये बेकार का इन्वेस्टमेंट तुम्हारे ऊपर क्यों किया जाए। तुम उस काबिल होगे तब तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा गार्जियन के द्वारा, है ना। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।